हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का साझेदार के प्रवेश का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन का नाम है आपका पार्श्वी और अनिरी। ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, इससे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन के नीचे आप लिख लेना आईएमपी। ये मोस्ट आईएमपी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर के जो समायोजन है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए। दो तीन समाज जिसमें ऐसे हैं जो आपको आना बहुत ही जरूरी है, इनके बिना आप आगे सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। यानी जो बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। प्लस अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उसके पहले के वीडियो जरूर देख लेना। इसके पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना। और ये क्वेश्चन को खत्म करने के बाद, यानी ये क्वेश्चन जैसे आप खत्म करते हो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 27, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 27, ये इसको जरूर सॉल्व करना। ये और ये सेम टू सेम है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको क्लास खत्म होने के बाद घर पे खुद से क्या प्रैक्टिस करनी है। ओके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है, ताकि सपोर्ट बना रहे दोनों तरफ से। और जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता, जो भी क्लास अपलोड करता, आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल जाया करेगी। ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें ऐसा क्या दिया गया है जो मैंने इसको बोला आईएमपी है। सवाल में लिखा गया पार्श्वी और अनेरी दो एक के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पार्श्वी और अनेरी दो एक के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार। दो एक का मतलब ये हमारा पुराना प्रमाण हो गया। फिर आगे लिखा 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित है। पक्की तलपट भी दिया हुआ है और पक्की तलपट में दो पक्ष होते हैं, एक हमारा हो जाएगा पूंजी दायित्व और एक हो जाएगा हमारा संपत्ति लेना। आपको याद होगा पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना से जुड़े हुए मैंने एक बातें आपको बताई थी कि जब भी सवाल शुरू किया करो दिमाग में ये रखा करो कि इसके जो भी शेष होता है वो कौन सा शेष होता है, जमा शेष। यानी कि पूंजीदायी पक्ष में जो भी चीजें लिखी होती है उनका कौन सा शेष होता है, जमा शेष। और संपत्ति लेना में जो भी चीजें लिखी होती है उनका कौन सा पक्ष होता है, उधार शेष। यानी उनका कौन सा शेष होता है, उधार शेष होता है। ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और समायोजन में जो भी चीजें दी हैं इसके पहले हम सारी चीजें देखी चाहिए, कुछ भी नया नहीं दिया रहता। नया होता है आपका समायोजन में। तो समायोजन को सॉल्व करते हैं, समायोजन को समझते हैं कि समायोजन में क्या करना है हमें और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1/4/16 के दिन उन्होंने हिंसी को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया। याद रखना है कि नया साझेदार कौन है, हिंसी। ठीक है। और साझेदार का नाम जैसे ही पता चल जाता उसके बाद फटाफट कॉलम बना लिया करो, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है। पार्श्वी, अनेरी और हेंसी, पूंजी खाता, पूरा मूल्यांकन खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा वो आपको बनाने होंगे। सवाल में लिखा रहेगा आपको आवश्यक खाते, और आवश्यक खाते में याद रखना है वो 3 हो जाएंगे। ठीक है। और पक्की तलपट आपका चौथा, यानी कि आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। यानी इस तरह से टोटल कितने खाते बन जाएंगे आपके, 4। तो फटाफट ये 4 चीजें बना लिया करो। अब सवाल शुरू करते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है सबसे पहले कि नया लाभानी का प्रमाण 3:4:2 रखना है। क्या बोला है सवाल में कि लाभानी का नया प्रमाण कितना रखना है, 3:4:2। तो आपको याद रखना है नया लाभानी का प्रमाण दिया हुआ है और सवाल शुरू होते ही सबसे पहले हमें पुराना प्रमाण तो दे ही दिया था। जब हमें पुराना प्रमाण दे दिया है और हमें नया प्रमाण भी दे दिया है तो हमें त्याग निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमें त्याग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम त्याग का फॉर्मूला लगाने जाते हैं तो त्याग बराबर क्या हो जाएगा, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। क्या हो जाएगा, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। तो हमें निकालना है पार्श्वी का और अनेरी का। हमें किसका निकालना है, पार्श्वी और अनेरी का। तो दोनों जन का ही हम त्याग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम त्याग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पुराना अनुपात लिखते हैं। तो पुराना कितना है, 2/3 और इसका कितना है, 1/3। और नए की बात करते हैं तो नया कितना, इसका 3/9 है और इसका कितना 4/9 है। अब क्वेश्चन ये है मुझे पता कैसे चलेगा 3/9 4/9। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आकर देखोगे 3:4:2। तो 4 3 7 2 9, यानी टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी 3/9 और 4/9। और हिंसी जो नहीं आई उसका हो जाएगा 2/9। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि किसका कितना हिस्सा है। ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 9 है। दोनों का डिवाइड वाला सेम नहीं है। तो मैंने क्या कहा है, दोनों का डिवाइड वाला सेम होना जरूरी है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3, तो दोनों का डिवाइड वाला सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3×6 -3/9। और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हमें करना है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 3 1 कम 3, 3 - 4/9। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3/9 और यहाँ पे हो जाएगा -1/9। क्या हो जाएगा, 3/9 और -1/9। ठीक है। अभी तक जितने भी सवाल हम लोगों ने किया था कहीं भी हमारा आंसर माइनस में नहीं आया था। ठीक है। हमने जितने भी सवाल किए हैं किसी भी क्वेश्चन में हमारा माइनस में आंसर नहीं आया। तो ये माइनस का मतलब क्या है, तो जब भी आपका माइनस में आंसर आता है इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया है, लाभ कमाया है। इसने क्या कमाया है, लाभ। कैसे पता चला, हम लोग निकाल तो त्याग रहे थे ना, हम लोग क्या निकाल रहे थे, त्याग।
और आंसर माइनस में आने का मतलब हो गया आंसर उल्टा आ गया है, और उल्टा आने का मतलब हो गया लाभ। और ये क्या है, ये तो आपका त्याग ही है, ठीक है, तो इसके सामने मैं त्याग ही लिख देता हूं। लेकिन जिसका माइनस में आया उसको क्या मिल गया है, लाभ। अब इस लाभ का मतलब क्या है, तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी लाभ आता है, याद रखना है, किसी का भी आंसर अगर माइनस में आता है, जब हम त्याग निकाल रहे हैं यानी लाभ आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ख्याति की रकम लाएगा। क्या होगा, ये भी ख्याति की रकम लाएगा। बस ये तुम्हें याद रखना है, जब भी माइनस में आएगा, ठीक है, समझ जाना उसको लाभ हुआ, लाभ का मतलब वो भी ख्याति की रकम लाएगा। और अगर इस बात को डिटेल में समझना है, ज्यादा अच्छे से समझना है और ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जांपल के साथ सब कुछ, तो जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए ख्याति के बंटवारे वाले, उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। मैंने वहां पे क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो आपको ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, मैं ख्याति के बारे में एकदम शुरू से नहीं करवा सकता, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है कि लाभ का मतलब ख्याति की रकम लाएगा। जैसे हमारा जो नया साझेदार है, नया साझेदार कौन है, हमारा हेंसी, उसको लाभ हुआ तो वो पैसा लेकर आता है, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी का आंसर माइनस में आता है, इसका मतलब उसको भी लाभ हुआ, तो उसे भी अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, बस इतना याद रख लो, क्लियर है। तो ये हमारा था पहला समाजन। देखो पहला समाजन कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि ये लाभ के बारे में दिया था, लेकिन सॉल्व हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में लिखा है हेंसी पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लाएगी। क्या लिखा है, हेंसी पूंजी के रूप में कितना लेकर आ रही है, 40,000 रुपए। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हेंसी जब पैसा लेकर आएगी, तो मैंने क्या कहा था, जैसे ही नया साझेदार पैसा लेकर आता है तो उसका रोजनामचा क्या बनता है, तो यहाँ पे मैं उसका रोजनामचा लिख देता हूं, रोकड़ खाते उधार और हेंसी की पूंजी खाते जमा। क्लियर है इतना, कितना लेकर आया है। तो अगर हेंसी की बात करते हैं तो हेंसी 40,000 रुपए पूंजी के तौर पे लाई। कितना लाई है, 40,000 रुपए। तो हमें बस 40,000 रुपए लिख देना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा, ये रोजनामचा अब आपको याद हो ही जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे सवाल सॉल्व करने के बाद अब कोई समस्या नहीं रह गई है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। ओके, रोकड़ आ रहा है जिसलिए रोकड़ के उधार में, और पूंजी लाने वाले की जमा हो जाती है क्योंकि पूंजी उसकी बढ़ रही है। अब एंट्री कैसे करोगे, तो एंट्री करने के लिए मैंने क्या समझाया था कि फटाफट चलो रोकड़ में एक लाइन छोड़ के लिख दिया करो 40,000, ठीक है, और पूंजी में भी चला करो, एक लाइन छोड़ के लिख दिया करो यहाँ पे 40,000। और पूंजी में नाम लिखोगे रोकड़ का, रोकड़ खाते, ठीक है, और रोकड़ में नाम किसका लिखोगे, पूंजी का, बस इतना याद रखना है। लेकिन यहाँ पे नाम लिख देना एच, क्योंकि पूरा क्लियर करना पड़ेगा ना भाई, पूंजी में 3 लोग है ना, इसलिए तो एच की पूंजी खाते। और अगर वो नहीं करना है तो यहाँ पे देख लो, रोकड़ उधार हुआ है तो रोकड़ में किसका नाम है, एच की पूंजी खाते का, और पूंजी खाते जमा में रोकड़ खाते। क्लियर है इतना, तो ये रहा हमारा सेकंड समायोजन। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है लिखा गया है, अगला लिखा गया है लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। क्या लिखा है, लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। अब ब्याज चुकाना बाकी है तो चुकाना बाकी हमारे लिए क्या है, दायित्व। और दायित्व के बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमें नुकसान हो गया है, ठीक है। तो नुकसान सबसे पहले हमें कहाँ लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन के उधार में। कितना लिखना है हमें, रकम की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन चुकाना बाकी है तो कितना लिखना है यहाँ पे, देखो लोन का 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चुकाना बाकी लोन का ब्याज। का लिखेंगे, चुकाना बाकी लोन का ब्याज। फटाफट मैंने क्या कर लिया, नाम लिख लिया। अब थोड़ा रकम की भी बात कर लेते हैं, तो रकम कितना आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे रकम दिया हुआ है 35,000 रुपए, ठीक है, 10% की लोन है, तो 35,000 का 10% कितना, 35,000 का 10% कैलसी में सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा, ऐसे भी करोगे तो साफ साफ दिख ही रहा है, एक जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा, 3500 रुपए आ जाएगा। लोन का ब्याज कितना आ गया आपका, 3500 रुपए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चुकाना बाकी लोन का ब्याज 3500 रुपए। क्लियर इतना, ये तो हमारा एक एंट्री हो गया। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, देखो लोन का ब्याज चुकाना बाकी है, और चुकाना बाकी हमारे लिए क्या होता है, दायित्व। और दायित्व हम कहाँ लिखते हैं, तो हमारे पास दायित्व नाम का एक खाता भी मतलब पक्ष होता ही है आर्थिक चिट्ठा में। तो आर्थिक चिट्ठा में पूंजी दायित्व पक्ष में लिखोगे, और वहां पे चलोगे सबसे नीचे लिख देना, ठीक है, क्या लिखोगे, चुकाना बाकी लोन का ब्याज, ठीक है। और रकम कितना है आपका, 3,500 रुपए, तो 3,500 रुपए लिख देना है। तो ये रहा हमारा सेकंड समायोजन भी कंप्लीट, सॉरी थर्ड समायोजन भी कंप्लीट हो गया है। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा है कि पार्सवी ने निजी खर्च के चुकाए 5,600 लाभानी खाते उधार किए हैं। अब यहां से जो मैंने कहा था आईएमपी, ठीक है, अब वो तुम्हें याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही आईएमपी, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो मैं बढ़िया से आईएमपी लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई देता रहे।
चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो सवाल में क्या लिखा है। सवाल में लिखा है पार्सवी ने निजी खर्च के चुकाए 5,600। सवाल में क्या लिखा है, पार्सवी ने निजी खर्च के चुकाए 5,600, लाभहानि खाते उधार किया है। आप लोगों को ये बात पता है कि निजी जो खर्च होता है, ध्यान से सुनना, निजी खर्च हम कहाँ लिखते हैं, लाभहानि वितरण में लिखते हैं, पहली बात। दूसरा, निजी खर्च है साझेदार का, तो पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाभहानि में तो एंट्री नहीं होना चाहिए था। कहाँ एंट्री नहीं होना चाहिए था, लाभहानि में। तो लाभहानि में अगर एंट्री नहीं होना चाहिए था तो गलत बात है, हमने खर्च वहां लिख दिया। अब कोई जगह से अगर तुम खर्च हटाते हो, जैसे ऐसे समझो कि तुमने अपने फ्रेंड को 100 रुपए दिया था, कितना रुपए दिया था अपने फ्रेंड को, 100 रुपए खर्च के तौर पे, लेकिन फिर तुम्हें याद है कि उसको तो देना ही नहीं था, उससे 100 रुपए तुमने वापस ले लिए। जब तुमने उससे 100 रुपए वापस लिए, तुम्हारे लिए क्या हो गया, वो फायदा। सेम उसी तरह से जब यहाँ पे ये निजी खर्च था, हमने लाभानी में उधार किया था, लेकिन जैसे हम वहां से हटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फायदा। हमारा क्या हो जाएगा, फायदा। और फायदा के हम कहाँ लिखते हैं, लाभानी के, सॉरी, पुनः मूल्यांकन के जमा में। कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो जमा में हम लिख देते हैं रकम 5,600। अभी नाम क्या लिखना वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं। 5,600 इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, 5,600 रुपए। अब उसके बाद ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा हो तो मैं लिख के भी तुम्हें समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे सवाल में लिखा था पार्सवी ने निजी खर्च के चुकाए 5,600, लाभानी खाते उधार किए। देखो जैसा मैंने कहा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के समझाता हूँ, ये जो 5,600 है, हमने गलती से कहा लिख दिया है, लाभ हानि में। ध्यान से समझिएगा, हमने गलती से कहा लिख दिया 5,600 लाभ हानि में। जैसे ये पैसा हम वहां से हटाएंगे, ठीक है, जैसे ये पैसा हम वहां से हटाएंगे, क्योंकि ये हमारा खर्च तो था नहीं, जैसे वहां से पैसा हटा, मतलब पेढ़ी का खर्च नहीं था, हम पेढ़ी की नजर से सोचते हैं, तो पेढ़ी का खर्च था नहीं, तो पेढ़ी को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ हम कहाँ लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन के जमा में। यानी कि मैं यहाँ पे पू लिख देता हूँ, ठीक है, पू मु, ठीक है, पुनः मूल्यांकन के जमा में। लाभ हुआ इसलिए कहां चला गया, पुनः मूल्यांकन के जमा में, जो मैंने यहाँ पे देखो 5,600 रुपए लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि दूसरा एंट्री क्या होगा। अभी खर्च किसका है, पार्सवी का, तो खर्च किसका है, ये पार्सवी का। तो ये पार्सवी का खर्च होने की वजह से ये उसके खाते में चला जाएगा। और खर्च हमेशा क्या होता है, उधार, ठीक है, साझेदार का हो चाहे पेढ़ी का, खर्च हमेशा क्या होता है, उधार। तो उधार होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्सवी की जो पूंजी होगी, ठीक है, क्या, पार्सवी की जो पूंजी होगी वो भी क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। ध्यान से समझना, तो पार्सवी खाते क्या हो जाएगा, उधार। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब एंट्री मैंने कैसे समझाया, तो मैंने एंट्री क्या बोला, सबसे पहले देखो पुनः मूल्यांकन के जमा में हम लोगों ने लिख दिया। देखो यहाँ पे पुनः मूल्यांकन जमा हुआ है कि नहीं, तो हमने जमा में 5,600 लिख दिया, ठीक है। अब पार्सवी उधार हुआ है तो पार्सवी के उधार में चलते हैं, यानी पूंजी खाता के उधार में चलते हैं, और यहाँ पे रकम लिख देते हैं 5,600 रुपए। क्लियर है। अब नाम क्या लिखना है, नाम समझना है। तो देखो ये पुनः मूल्यांकन खाता है, तो ये रहा पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाता में नाम लिखना होता है अपोजिट वाले का, तो अपोजिट में नाम क्या, पार्सवी। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्सवी की पूंजी खाते, पूरा में डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो पार्सवी की पूंजी खाते। क्लियर है इतना। अब इसके जमा में पार्सवी आया है, तो यहाँ पे उधार में क्या नाम आ जाएगा, पुनः मूल्यांकन। क्या नाम आ जाएगा, पुनः मूल्यांकन, क्योंकि ये एंट्री उठाया कहां से हम लोगों ने, तो पुनः मूल्यांकन से ही उठाया, इसलिए नाम आ जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते। क्लियर है इतना। बस एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि तुम्हें याद रहे, ब्रैकेट में लिख लेना निजी खर्च। क्या लिख लेना ब्रैकेट में, निजी खर्च, ताकि तुम्हें याद रहे, जब तुम दोबारा कभी सवाल देखो तुम्हें याद रहे ये किस चीज का पैसा है, निजी खर्च का पैसा है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया, यानी पॉइंट नंबर 4। ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसको याद रखना। जितना मैंने टाइम लगाया है उतना ही टाइम भले लगा ले, उससे ज्यादा भी लगा लेना, पर क्वेश्चन को क्लियर रखना। ठीक है, जब निजी खर्चा होगा तो निजी खर्चा में अपोजिट कर देना होगा। ओके, अभी बात करते अगले की। अगला क्या लिखा हुआ है कि पुनर्गठन खर्च के 8,400 अनेरी ने चुकाए। तो इसके सामने भी थोड़ा सा एक चीज लिख लेना। क्या लिख लेना है, आईएमपी। अब कैसे क्या है इसमें समझते हैं। लिखा है कि पुनर्गठन खर्च के 8,400 अनेरी ने चुकाए। पहली बात, पुनर्गठन खर्च होता किसका है, पुनर्गठन खर्च होता है व्यवसाय का। किसका खर्च होता है, व्यवसाय का, यानी पेढ़ी का। साझेदार का तो निजी होता नहीं है, किसका खर्च होता है, व्यवसाय का, यानी पेढ़ी का। तो यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे मैं लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। कि हमारा समायोजन नंबर कौन सा था, चौथा। तो यहाँ पे मैं समायोजन नंबर 4 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ समायोजन नंबर 5।
मैं यहाँ पे देखो जगह है इस वजह से लिख देना, ताकि तुम्हें सॉल्यूशन जब मैं प्रोवाइड करूँ इसका पूरा, तो आसपास ही सॉल्यूशन है, तो तुम्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे होच पोच कर दे रहा हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ रहे थोड़ा बहुत तो होता ही है, जैसा मैंने कहा इतनी चीजें नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है वो देखना है। सबसे पहले यहाँ पे कितना रकम है, रकम कितना है, रकम है 8,400 रुपए। तो यहाँ पे मैं रकम लिख देता हूँ 8,400 रुपए। अब थोड़ा इसका कैलकुलेशन समझना। लिखा है कि पुनर्गठन खर्च के 8,400 अनेरी ने चुकाए। ये खर्च किसने चुकाया है, अनेरी ने। तो अनेरी ने खर्च चुकाया है, तो उसको हम बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं पुनर्गठन खर्च। पुनर्गठन खर्च किसका होता है, पेड़ी का। तो पेड़ी का जब खर्च है, तो पेड़ी का खर्च हम कहाँ लिखेंगे, हमें पता है खर्च हमें कहाँ लिखना, पुनः मूल्यांकन के उधार में। यानी कि 2 एंट्री में से एक एंट्री तो क्लियर हो गया पुनः मूल्यांकन के उधार में। ध्यान से समझना, एक एंट्री तो क्लियर हो गया पुनः मूल्यांकन के उधार में। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा ये पे किसने किया है, ये पे किया है साझेदार ने। और जब साझेदार ने चुकाया है तो भविष्य में उसको पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है किसकी, हम साझेदारों की, कि हम उसको पैसा चुकाए। या पेढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि उस साझेदार को पैसा चुकाए। किसको, जिसने चुकाया। और चुकाया किसने है, अनेरी ने। अनेरी नहीं चुकाना, हाँ अनेरी ने। तो यहाँ पे उसकी पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी वजह से हम क्या लिख देंगे, अनेरी की पूंजी खाते जमा। क्या लिख देंगे, अनेरी की पूंजी खाते जमा, क्योंकि उसकी पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया। और जमा में जो रकम होगा वो आपको लिख देना। अब यहाँ पर समझो, फिर से मैं समझाता, ये जो 8,400 है, ये 8,400 किसका खर्च है, 8,400 पेड़ी का है। और इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पुनः मूल्यांकन। क्या लिख दिया हमने, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, क्योंकि ये खर्च कहाँ जाएगा, पुनः मूल्यांकन में। तो रकम कितना कैसे लिखेंगे वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 8,400 रुपए, जैसा मैंने कहा पुनः मूल्यांकन के उधार में जाएगा। दूसरा, ये खर्च चुकाया किसने है, ये खर्च चुकाया है अनेरी ने। तो अनेरी को भविष्य में पैसे मिलेंगे, और वैसे भी यहाँ उधार हुआ है तो यहाँ कहा जाएगा, जमा में। ये भी शॉर्ट में याद रख सकते हो, अगर वहां उधार हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा। अभी तक हमने यही देखा है कि पुनः मूल्यांकन से हमेशा क्रॉस एंट्री पूंजी में जाता है, तो ये भी याद रखना, शॉर्ट में याद रख सकते हो कि भाई यहाँ उधार हुआ तो वहां जमा। लेकिन यहाँ वाला कंफर्म होना जरूरी है, अगर एक कंफर्म होगा तो ही दूसरा तुम कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे नाम क्या लिखना, थोड़ा वही नाम का ही समस्या है, तो नाम को थोड़ा देख लो। नाम यहाँ पे क्या दिया है, पुनर्गठन खर्च। लेकिन पुनर्गठन खर्च नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, जो नाम है ए। देखो, पुनः मूल्यांकन उधार हुआ है और यहाँ पे जमा क्या, ए मतलब अनेरी। तो यहाँ पे लिखेंगे अनेरी की पूंजी खाते। ठीक है, और उसके जमा में नाम क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। जैसा मैंने कहा कि बस कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कि भाई कोई गड़बड़ ना हो, या भविष्य में जब सवाल कभी देखो तो तुम्हें याद रहे, बस उस चीज के लिए हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे पुनर्गठन खर्च। पुनर्गठन, पुनर्गठन ही नाम है ना, हाँ, पुनर्गठन खर्च। बस इतना ही काम कर देना है। इतना काम कर दिया तुम्हारा, मतलब इतना लिख दिया तो तुम्हारा काम हो गया। ओके, क्लियर है इतना। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों समाधान क्लियर होंगे। और ये दोनों देखो मोस्ट आईएमपी था, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम लेके बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया। क्या है अगला, ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया है। अब तुम्हें याद होगा मैंने समझाया था, क्या समझाया था, जिससे पहला जो समाज जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा कि जब भी किसी का आंसर माइनस में आते याद रखना उसको ख्याति की रकम लाएगा। और माइनस में आने का मतलब तुम्हें यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, कि हम गणना तीनों की करेंगे, पार्श्वी की भी करेंगे, अनेरी भी करेंगे और हेंसी की भी करेंगे। तो ये तुम्हें याद रखना कि तीनों की गणना हमें करनी पड़ेगी। अब तीनों की जब हम गणना करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम पूरा समझ लेते हैं कैसे होगा। तो पार्श्वी की बात करते हैं तो पूरा ख्याति कितना है, 2,70,000 है। तो जब भी हम गणना करेंगे तो सबसे पहले हम तीनों की कुल, मतलब ये जो पेड़ी का नया ख्याति दिया गया वो लिख देते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसके लिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, कौन कितना लाएगा। तो यहाँ पर देखो, सवाल में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो अनेरी का हिस्सा है, ठीक है, क्या सवाल में देखोगे तो पता चलेगा जो अनेरी का हिस्सा है वो कितना है, 2/9 है। यानी अनेरी नियम के अनुसार कितना हिस्सा लेकर आएगी, 2/9। ओके, सॉरी अनेरी नहीं, हिंसी, हिंसी गलती होगी। तो हिंसी कितना लेकर आएगी, 2/9। ओके, अब बात करते हैं बाकियों की। तो बाकी का नाम क्या है, पार्श्वी और अनेरी। तो पार्श्वी का यहाँ पे लाभ कितना आया, सॉरी त्याग कितना आया, 3/9।
और अनेरी का त्याग कितना, 1/9। तो जितना इनको त्याग और लाभ हुआ उतना ही ये लोग लाएंगे और ले जाएंगे। तो यहाँ पे गुणा करोगे 3/9 से और यहाँ पे करोगे 1/9 से। देखो वहां पे माइनस में भले आया है लेकिन हमें माइनस लिखना नहीं होता, ये याद रखना है। वहां पे माइनस भले आया है लेकिन हमें माइनस में लिखना नहीं होता है। क्लियर इतना, ये बात को याद रखना है। माइनस में भले आया लेकिन हमें माइनस लिखना नहीं होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, ये 90,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 30,000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 60,000। ठीक है, क्लियर इतना, ये रहा हमारा कैलकुलेशन। अब इसकी एंट्री कैसे पास ऑन करोगे ये वो समझना जरूरी, मतलब एंट्री पास ऑन करना। देखो कैलकुलेशन तो तुम कर लिए, अब एंट्री कैसे पास ऑन करोगे वो थोड़ा समझना जरूरी है। तो एंट्री पास ऑन करने का जो तरीका है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे करना है, वो देखो। 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने इसलिए बोला ना कि अभी मुझे याद आया कि ख्याति जो टोटल है वो 90,000 ही दिया गया है। ठीक है, टोटल ख्याति कितना दिया हुआ, 90,000 ही दिया हुआ है। मैंने बाय मिस्टेक 270 कर दिया था, तो इसको चल के पहले पूरा मिटाना पड़ेगा यार। ठीक है, एक सेम टू सेम सवाल ऐसा है सुबह जो मैंने बच्चों को समझाया था, तो उसमें 270 ही था। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 90,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90,000 रुपए। जैसा कैलकुलेशन बताया, कैलकुलेशन पूरा वैसे ही करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30,000। ये थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ये 30,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा और ये 20,000 हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो कैलकुलेशन है भाई, और थोड़ा सा वो अमाउंट तुम लोग ध्यान देते रहना। मैं तो क्या 2 सवाल करवाया, इस वजह से दिमाग से हो गया। अब यहाँ पे देखो, इतना करने के बाद हमें इसका एंट्री पास ऑन कैसे करना होगा वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एंट्री ही मेन है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे समझोगे वो देखो। सबसे पहले जो लेकर आया है हेंसी, क्या कहीं सवाल में लिखा है ये रोकड़ में लाया है, पहले वो देख लो। क्या सवाल में कहीं लिखा है कि ये पैसा रोकड़ में लाया है? देखो कहीं भी सवाल में नहीं लिखा है कि ये ख्याति की रकम रोकड़ में लेकर आया है, सिर्फ इतना लिखा ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया। तो अब क्या करोगे, जब ये पैसा लेकर नहीं आया तो हम इसके कहां से निकाल लेंगे, पूंजी में से पैसे निकाल लेंगे। कहां से निकालेंगे, पूंजी से निकालेंगे। और तुम्हें पता है मैंने समझाया था कि जो साझेदार को, ध्यान से सुनना, जो साझेदार पैसा मतलब ख्याति लेकर नहीं आएगा उसके हम पूंजी से निकालेंगे। तब रुद्रांचा क्या बन जाएगा, हिंसी की पूंजी खाते उधार। क्या रुझानचा बन जाएगा, हेंसी की पूंजी खाते उधार, कितने से, 20,000 रुपए से। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे अनेरी, अनेरी का जो आंसर आया था वो माइनस में आया था। माइनस में आने का मतलब इसको क्या हो गया था, लाभ। और लाभ का मतलब मैंने कहा था इसको ख्याति घर से लाना पड़ेगा। तो क्या सवाल में कहीं लिखा है कि अनेरी भी ख्याति लेकर आई है? बिल्कुल नहीं, सवाल में कहीं नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो हम कहां से निकाल लेंगे, उसके पूंजी में से। याद रखना, जब ना लिखा गया तो हम कहां से पैसे निकाल लेंगे, पूंजी में से। यानी सेम हो जाएगा, अनेरी की पूंजी खाते उधार कितना रुपए, 10,000 रुपए। क्लियर है, और ये पूरे पैसे किसको मिलेंगे, पार्सवी को मिलेंगे, क्योंकि त्याग किसने किया है, पार्सवी ने अकेले किया है। तो यहाँ पे रुजनामचा क्या बन जाएगा, पार्सवी की पूंजी खाते जमा, और रकम कितना लिखोगे, 30,000 रुपए। क्लियर है इतना। तो ये रोजनामचा तुम्हें याद रखना है। कैसे मैंने समझाया देखो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर थोड़ा सवाल में चेक देख लेते हैं क्या है। तो सवाल में अगर देखो कि पार्सवी का त्याग है, अनेरी का लाभ है और नया साझेदार हिस्सा लेकर ही आता है, ये तुम्हें पता ही है। तो उसके हिसाब से फटाफट कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने के बाद जो नया साझेदार है वो पैसा लेकर नहीं आया है, इसीलिए हमने उसकी पूंजी क्या कर दिया, हमने उधार कर दिया। और कितने से, जो उसका रकम आया है। अनेरी जिसको लाभ हुआ है, तो लाभ होने का मतलब उसको भी पैसा लाना पड़ेगा, जो मैंने सवाल में शुरू में लिख दिया था। तो लाना पड़ेगा मतलब उसकी पूंजी भी क्या हो जाएगी, उधार। और ये पूरे पैसे किसको मिलेंगे, पार्सवी को। तो पार्सवी की पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। क्लियर इतना। तो ये हो गया हमारा एंट्री। अब इसको लिखोगे कैसे, तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है, हिंसी और अनेरी की पूंजी उधार हुआ है ना, तो हिंसी और अनेरी के उधार में चलते, किसके, हिंसी और अनेरी के उधार में चलते और रकम लिखते। तो हिंसी का रकम कितना है, 20,000 है, और अनेरी का रकम कितना है, 10,000 है। लेकिन ये पैसे जाएंगे किसके खाते, ये जाएंगे पार्सवी के। तो यहाँ पे पी की पूंजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी की पूंजी खाते। उसके बाद जब हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे में तुम्हें क्या दिख रहा है कि पी की पूंजी खाते जमा, यानी पार्सवी की पूंजी खाते क्या हुआ है, जमा। और पार्सवी की पूंजी खाते जमा होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, उधार हो जाएंगे। कैसे, देखो पार्सवी की जमा में चलते 30,000 रुपए लिखना है, लेकिन 30,000 एक साथ थोड़ी मिलेगा, इसको दो लोगों ने दिया है ना। कैसे दिया, एक ने दिया है 10,000 और एक ने दिया है 20,000। ठीक है, 10,000 वाले के सामने नाम किसका लिखोगे, अनेरी का। तो यहाँ पे लिखोगे अनेरी की
पूंजी खाते। और 20,000 वाले में किसका नाम लिखोगे? हेंसी का। तो हेंसी की पूंजी खाते। और इस तरह से ये वाला हमारा समायोजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इनको ध्यान से देखना, जैसे मैंने समझाया वैसे ही याद रखना है। ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया? 90,000 टोटल ख्याति है और कुछ दिया नहीं था, इसलिए हमने पूरा कैलकुलेशन करके किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इसके बाद रिवाइज कर लेना, रिपीट कर लेना, मतलब बैक करके वापस सुन लेना। और फिर भी दिक्कत रहेगा तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फिर से कोशिश करके इसको अलग से तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बहुत समझाए हैं, तो वो भी तुम लोग देखते रहा करो। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए समझाया था। अब चलते थोड़ा आगे करते हैं। आगे सवाल में लिखा है, हेंसी की पूंजी को आधार मानकर पार्सवी और अनेरी की पूंजी नई पीढ़ी में नए लाभानी के प्रमाण में रखनी है और आवश्यक समायोजन कहां लेकर जाना है? चालू खाते में लेकर जाना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जब भी ये वाले पॉइंट आते हैं कि भाई इसको आधार मान के ये करके पूंजी इतना रखना है, तो याद रखना इसको कब सॉल्व करना है? सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। कब सॉल्व करोगे? सबसे लास्ट में। अब सबसे लास्ट का मतलब ये है कि पूरा सवाल खत्म होने के बाद जब खाता बंद करने की बारी आती है तब सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको साइड में करते हैं और लास्ट में सॉल्व करेंगे। यानी बाकी के 6 समाधान हमारे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था? बाकी सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना था। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था? बस तुम्हें क्रॉस एंट्री करनी होगी। तो क्रॉस एंट्री में यहाँ पे करना क्या है वो देख लो। पूंजी दायित्व पक्ष में यहाँ पे जो भी चीजें गया है, मैंने कहा क्या था कि ऐसे उठाओ और पूंजी के जमा में लिख दो, और यहाँ से ऐसे उठाओ और पूंजी के उधार में, यानी क्रॉस में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पूंजी का दिया हुआ शेष, तो पार्सवी और अनेरी का। तो चलते हैं पार्सवी और अनेरी का शेष लिखते हैं, और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। क्या नाम लिखेंगे? शेष आगे लाए। और शेष आगे लाए के तौर पे हमें रकम कितना दिया हुआ? 91,000, यानी 91,000 और 84,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम क्या दिया हुआ था? तो दूसरा नाम हमें दिया हुआ है पूंजी अनामत। दूसरा नाम हमें क्या दिया हुआ है? पूंजी अनामत। तो इसको हम बांट लेते हैं, तो पूंजी अनामत को बांट लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पूंजी अनामत। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूंजी अनामत। रकम कितना दिया हुआ है आपको? 14,700 रुपए। इसको कौन से अनुपात में बांटोगे? पुराने। अब पुराना अनुपात कितना? 2:3। तो पुराने अनुपात में 2:3 में जब इसको बांटोगे तो यहाँ पे एंट्री आएंगी, रकम कैसे हो जाएगा वो समझ लेते हैं। तो 14,700 क्या? 14,700 गुणे 2/3, तो एक का आएगा 9,800 रुपए। ठीक है, और एक का आ जाएगा आपका 4,900 रुपए, सॉरी 4,900 रुपए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूंजी अनामत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या दिया हुआ है? आगे हमें दिया है कारीगर बचत खाता। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? कारीगर बचत खाता, कारीगर लाभ भाग फंड, 10% की लोन और लेनदार। अभी यहाँ पे समझो, ये जितने भी पॉइंट है, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हमें क्या करना था? सभी को कॉपी पेस्ट करना था। क्या करना था? कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। तो कॉपी एंड पेस्ट कहाँ करना है? पूंजी दायित्व पक्ष में। तो चलते हैं और चारों को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कारीगर बचत को, कारीगर लाभ भाग फंड को, ठीक है, 10% की लोन को और लेनदार को। बस हमें रकम ध्यान रखना है, 39,900, 35,000, 8,400, 7,000। चलते हैं फटाफट कॉपी कर देते हैं। ठीक है, चारों चीजें। तो यहाँ पे हमारा आर्थिक चिट्ठा आ गया है और चारों ही हमें कॉपी करना है। तो सबसे पहले एक एक करके हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा था? कारीगर बचत खाता। क्या लिखा है? कारीगर बचत खाता। फिर नाम क्या था? कारीगर लाभ भाग फंड। कारीगर लाभ भाग फंड। फिर क्या था? 10% की लोन। फिर क्या था? लेनदार। लेनदार की रकम कितनी थी? 39,900 रुपए। लोन था आपका 35,000 का। ठीक है, बचत था आपका 7,000 का और लाभ फंड था आपका 8,400। क्लियर है इतना? तो सब हमें सिर्फ क्या करना है? कॉपी कर लेना है। तो देखो हमारा कॉपी जैसे ही किया, हमारा इधर का सारा एंट्री फिनिश हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें उधर साइड से कॉपी करना है। उधर में क्या दिया हुआ है? ख्याति। तो ख्याति हमने पढ़ा है, पुरानी वाली ख्याति खत्म कर देंगे। और खत्म कहाँ करेंगे? तो यहाँ पे मैंने एरो बना के रखा हुआ है, इधर से उठा के इधर में लिखना है, यानी कहाँ लिखना है? पूंजी के उधार में। तो चलते हैं और पूंजी के उधार में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पूंजी के उधार में। पूंजी का उधार किधर है? ये रहा। तो पूंजी के उधार में एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे लिखेंगे ख्याति खाता। क्या लिखेंगे? ख्याति खाता। और ख्याति की रकम कितना दिया हुआ है? तो ख्याति का जो रकम है वो हमें दिया हुआ है 21,000 रुपए। इसको 2:3 में बांटोगे, 2:3 में बांटोगे तो ये हो जाएगा 14,000 रुपए और ये हो जाएगा 7,000 रुपए। क्लियर है इतना? उसके बाद चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है?
मकान, फर्नीचर, स्टॉक और देनदार। देखो यहाँ पे जितनी चीजें दी गई है, ठीक है, सब के सब हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो मकान है, ठीक है, फर्नीचर है, स्टॉक है, देनदार है, रोकड़ का हमने खाता बनाया तो रोकड़ को रोकड़ में कॉपी कर देना। यानी सारी चीजें चलते हैं और उठा के बस हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। रकम कितना, 1, 40, 28, 18, 200, 16, 800 और 56,000। जरूरत पड़ी तो वापस ऊपर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो कॉपी कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले रोकड़ का ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। और शेष आगे लाए में आपका कितना दिया हुआ है, 56,000 रुपए। क्लियर है। उसके बाद संपत्ति लेना की बात करते हो। संपत्ति लेना में सबसे पहले क्या लिया हुआ था, आपका मकान, ठीक है, उसके बाद फर्नीचर, फिर फर्नीचर के बाद देनदार, फिर देनदार के बाद स्टॉक। यही 4 चीजें थी, ठीक है। मकान की बात करते हैं तो मकान आपका था 1,40,000 का। मकान कितने का था, 1,40,000 का। फर्नीचर कितने का था, 28,000 का। देनदार कितने का था, आपका 16,800 रुपए का। और स्टॉक कितने का था, 18,200 रुपए का। ठीक है, तो ये थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये खिंचू पिचू हो गया। 18,200 रुपए। क्लियर इतना। देखो ये सवाल देखा जाए तो बाकियों से ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि इसमें सारी एंट्री सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी थी। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो टाइम हमारा कहाँ लगा, टाइम हमारा 3 ही चीज में लगा है। एक चौथा नंबर समायोजन, एक पांचवा नंबर, एक छठा नंबर। इसलिए इन तीनों को हम आईएमपी की कैटेगरी में डाल देते हैं और इन्हीं तीनों को ढंग से सॉल्व करना है। और लास्ट वाला जो समायोजन आएगा आपका सातवां, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा जो अभी बाकी है। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया है, समायोजन सॉल्व कर लिया, वो लास्ट वाला बाकी है। और यहाँ पे हमने जो कॉपी पेस्ट करना था वो भी हमने कर दिया। फिर मैंने क्या कहा था, जब कॉपी पेस्ट सब कुछ हो जाता है उसके बाद अगला जो तुम्हारा काम होगा, अगला काम क्या होगा तुम्हारा, अगला काम ये होगा कि हमें सवालों को खाते बंद करने, सवाल में जो खाते बना उनके खाते क्या करने, बंद करने। तो सबसे पहला खाता हम कौन सा बंद करते हैं, सबसे पहला खाता हम बंद करते हैं पुनः मूल्यांकन। तो पुनः मूल्यांकन खाता की अगर हम बात करते हैं तो बंद कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, तो यहाँ का टोटल करोगे 3,500 प्लस 8,400। यहाँ का टोटल आ रहा है 11,900। तो मैं शॉर्ट 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 करके, सॉरी, हाँ, शॉर्ट में छोटा सा लिख लेता हूँ 11,900। और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 11,900। यहाँ पे 11,900 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना 5,600। कितना लिखना है यहाँ पे, 5,600। अब अगर ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, तो ध्यान से देखो तो भाई डिफरेंस इधर ही आ रहा है, राइट। और कितना डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस कर दो 11,900 में से 5,600, यानी डिफरेंस आपका आ रहा है 6,300 का। कितना डिफरेंस आ रहा है, 6,300 का। और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, हानि। और ब्रैकेट में नाम क्या लिखना है, पूंजी खाते। क्या नाम लिखना है, पूंजी खाते। किसके अकाउंट में, पार्सवी और अनेरी के। कौन से प्रमाण में, 2:1 में। तो भागे 3 कर दो, तो यानी ये हो जाएगा 4,200 और ये हो जाएगा 2,100 और ये आपका अकाउंट क्लोज। बस आपको करना क्या, जो टोटल ज्यादा है वही दोनों साइड लिख दिया करना, ठीक है। जो टोटल ज्यादा है वही टोटल आपको दोनों साइड में लिख देना होता है। और ये जो पेंसिल से आपने लिखा है इसको मिटा देना, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हमारा पुनः मूल्यांकन खाता बंद। अब हमें कॉपी करना है तो पूंजी खाते में कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे उधार साइड में हम नाम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे नाम लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। क्लियर इतना। और रकम हमारा 4,200 है और 2,100 है। तो जैसे हमने ये लिख लिया, उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है, अगला काम हमारा ये होता है, सवाल में जो लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है हेंसी की पूंजी को आधार मानकर। क्या बोला है, हेंसी की पूंजी को आधार मानकर पार्सवी और अनेरी की पूंजी नए पीढ़ी में नए लाभानी के प्रमाण में रखनी है। तो आधार किसको मानना है, हेंसी को। तो हेंसी पूंजी कितना लेकर आई है, तो हेंसी पूंजी लेकर आई है 40,000 रुपए। कितना पूंजी लेकर आई है, 40,000 रुपए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे ही आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफ प्लेस है। देखो अगर हम बात करते हैं तो उसको वापस थोड़ा सवाल समझते हैं। सवाल में बोला है हेंसी की पूंजी को आधार मान के। हेंसी कितना पूंजी लाई है, 40,000 रुपए। ध्यान से समझना, हेंसी जो है वो पूंजी कितना लाई है, वो पूंजी लाई है 40,000 रुपए। और ये 40,000 लेकर क्यों आई है, ध्यान से सुनना, ये 40,000 लेकर क्यों आई है, क्योंकि इसका लाभ का हिस्सा था। और लाभ का हिस्सा कितना था, 2/9। लाभ का हिस्सा कितना था, 2/9। और हमें पता है जो पेढ़ी का कुल हिस्सा होता है, ठीक है, पेढ़ी का कुल हिस्सा कितना होता है, 1। तो हमें पता करना है 1 के हिसाब से
पेढ़ी की कुल पूंजी कितनी होगी, सवाल में यही बोला ना, हेंसी को आधार मान के नई पेढ़ी में नए लाभानी के प्रमाण में रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा भाई इसकी पूंजी कितनी है 40,000 रुपए, कितनी पूंजी है 40,000 रुपए, और इसका लाभ कितना है 2/9, लेकिन पेढ़ी का कुल भाग कितना होता है 1 होता है, तो 2/9 के अनुसार कितना है 40,000, तो 1 के अनुसार कितना। अब हमें करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कैसे करोगे, 40,000 गुणे 1 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2/9, ये 9 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, 40,000 गुणे 9/2, ये 9 ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि बटे के बटे में होता है तो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 20×9=80, यानी 1,80,000, यानी सॉल्यूशन आपको कितना मिलेगा, 1,80,000 रुपए मिलेगा। समझ में आया। अब ये जो 1,80,000 रुपए मिला है, ध्यान से सुनना, ये आया है पेढ़ी का कुल हिस्सा। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 माना था, तो ये तो आया है पेढ़ी का कुल हिस्सा। तो जब पेढ़ी का कुल हिस्सा आया तो हमें क्या करना है, तीनों के बीच में बांटना है, पार्सवी, अनेरी और हेंसी। तो पार्सवी, अनेरी और हेंसी, हेंसी का तो हमें पता ही है 40,000 है, तो हम पार्सवी और अनेरी पे फोकस करते हैं। तो पार्सवी का कितना है 180 है, अनेरी का भी कितना है 180 है, और इसका तो भाई हमें पता ही, लेकिन फिर भी चलो मैं निकाल देता हूं, अब कर ही रहा हूं इतना तो थोड़ा सा और कर देते हैं। हिस्सा कितना है, तो 3:4:2, यानी कि 3/9, 4/9 और 2/9। सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6 यानी 60,000 हो जाएगा, और 4 दूना 80 यानी 80,000 हो जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन आया ही है, कितना आया है 40,000 रुपए आया है। कौन सा पेन था, हाँ ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40,000 रुपए। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद थोड़ा ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि सामने वाले को दिखाई दे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है इतना। तो पार्सवी, अनेरी और हेंसी तीनों का जो अंतिम पूंजी है वो कितना आएगा, 60,000, 80,000 और 40,000। ध्यान से सुनना, कितना आएगा 60,000, 80,000, 40,000। अब अगला काम क्या है तुम्हारा, अगला काम ये है कि फटाफट ध्यान से सुना, अगला काम ये है कि यहाँ पे लिखोगे शेष आगे ला। देखो अब इसमें क्या करना, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है, शेष आगे ले गए, 2-3 लाइन छोड़ के इसलिए लिखना है। अभी शेष आगे ले गए कैसे पता चला, क्योंकि ये क्या आया है हमारा, जो नीचे हमारा सॉल्यूशन किया है, ये हमारा क्या है पूंजी। तो यहाँ पे मैं समायोजन नंबर 7 लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे भाई कि ये कौन सा समायोजन का सॉल्यूशन, समायोजन नंबर 7 का। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ समायोजन नंबर, अरे नंबर को 9 लिख दिया, समायोजन नंबर 7, ठीक है, ये समायोजन नंबर 7 का आपका सॉल्यूशन है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब ये जो हमने निकाला है ये क्या है, हमारा अंतिम पूंजी आया है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे सवाल में यही लिखा था कि हिंसी की पूंजी को आधार मानकर पार्श्व अनेरी की पूंजी नए पीढ़ी में नए लाभानी के प्रमाण में रखनी, वो तो मैंने कर दिया है। तो फटाफट मैं यहाँ पे शेष आगे लाए के तौर, सॉरी शेष आगे ले गए के तौर पे मैं यहाँ पे जो रकम आया है मैं वही लिख देता हूँ। रकम आया है 60,000, 80,000 और 40,000। ठीक है, हर बार जब हमने सवाल सॉल्व किया था तो ये आंसर हमें निकालना पड़ता था। इस बार क्या हुआ है, हमें पहले से ये आंसर पता है। इसका मतलब क्या है, अब टोटल जब करेंगे तो टोटल में दूसरा खेल खेलना होगा। अब ये दूसरा खेल कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं सबसे पहले। तो इसको कैसे करोगे वो समझो, मैं यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। जैसा मैंने पहले कहा था, क्या करोगे, इसका पार्श्वी का और इधर पार्श्वी का टोटल करके नीचे लिख लो। तो फटाफट चलते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं पूरा लाइन खींच देता हूँ। सबसे पहले हम पार्सवी का टोटल लिख लेते हैं। पार्सवी का टोटल कितना है, 91,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 9800, यानी 1,30,800। कितना है, 1,30,800। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 130,800। यहाँ पे जगह ही नहीं है यार, चलो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, 130,800। ओके, अब उसी तरह से अनेरी का भी करता हूँ। तो अनेरी का कितना, 84,000, 8,400 एंड 4,900। इसका आ रहा है 97,300, 97,300, और इसका तो 40,000 दिख ही रहा है। ओके, अब यहाँ की भी टोटल की बात कर लेते हैं। तो 5,600, 14,000 और 4,200, कितना आएगा 23,800 रुपए। कितना आएगा 23,800 रुपए। उसके बाद अनेरी की बात करते हैं तो 23,800 नहीं आएगा, रुको रुको रुको, एक छोड़ दिया मैंने, क्या छोड़ दिया वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो नीचे 60,000 भी दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर कर देगा, नीचे 60,000 भी दिया हुआ है। तो 5,600 प्लस 14,000 प्लस 4,200 प्लस 60,000, तो ये आएगा 83,800। कितना आ जाएगा, 83,800 रुपए। कितना आ जाएगा, 83,800 रुपए। उसी तरह से अनेरी का सॉल्व करते हैं। तो अनेरी का कितना है, 10,000 है,
7,000 है, 2,100 रुपए है और 80,000 है। तो ये कितना आ गया 99,100। कितना आ गया है 99,100। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 99,100। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूँ 99,100। और उसी तरह से हेंसी का, तो हेंसी का तो साफ साफ ही दिख रहा है 60,000 रुपए। ठीक है, कितना दिख रहा है 60,000 रुपए। अब अगर ध्यान से देखो मैंने टोटल कर दिया है, क्लियर है इतना, मैंने टोटल कर दिया है। अब डिफरेंस चेक करना, तो डिफरेंस किस तरफ आएगा, देखो इसकी बात करते हैं, इसका 1,30,800 और इसका 83,800। कितना, इसका 1,30,800 और इसका कितना 83,800। तो क्या लग रहा है कितना डिफरेंस आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम है, मैंने कहा था जहां कम होता है वही डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे 97,300 है और यहाँ पे 99,100। 97,300, 99,100, 97,300, 99,100, कितना डिफरेंस आएगा, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं, तो यहाँ 60,000 और यहाँ 40,000, तो यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये सर्कल से हमें फायदा हो गया कि हमें पता चल गया डिफरेंस किस तरफ आने वाला है, और वो भी आसानी से, कैसे हमने टोटल करके किया। अब यहाँ पे क्या करें, हमें बस माइनस करना है, तो 1,30,800 क्या करोगे, 1,30,800 माइनस 83,800, तो ये हो गया आपका 47,000 रुपए। कितना आ गया यहाँ पे 47,000 रुपए। और उसी तरह से वहां पे भी कर लो, 97,300 माइनस 99,100, तो ये आपका आ जाएगा 1,800 रुपए। कितना आ जाएगा आपका 1,800 रुपए। और उसी तरह से दूसरे वाले का करोगे तो इसका साफ साफ ही दिख रहा है, कितना आएगा 20,000 रुपए। क्लियर, इतना समझ में आया। अब जो वाला टोटल ज्यादा है वही हमें नीचे लिख देना होगा, तो इस वाले में ज्यादा कौन सा 1,30,800 रुपए, इस वाले में ज्यादा कौन सा 99,100 रुपए, और इस वाले में ज्यादा कौन सा 60,000 रुपए। सेम अभी वही यहाँ पे भी कॉपी कर दो, 1,30,800 रुपए, 99,100 रुपए और यहाँ पे 60,000 रुपए। क्लियर है इतना। और ये जो ऊपर हमने लिखा है, इसको जो हमने पेंसिल से लिखा था उसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है या जो हमारे क्लास में होंगे सुपरवाइजर, वो सोचेंगे भाई कि हम चीटिंग वीटिंग ना करा दे किसी को, इसलिए भाई तुम सेफ्टी के तौर पे मिटा दिया करो। ये लिख दिया। अब यहाँ पे नाम क्या लिखना है, तो नाम के लिए हम थोड़ा ऊपर चलते, सवाल को वापस पढ़ते हैं। सवाल को अगर वापस पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो मैंने टिक किया था, मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। सवाल में लिखा था हेंसी की पूंजी को आधार मानकर पार्सवी और अनेरी की पूंजी नए पीढ़ी में नए लाभानी के प्रमाण में रखनी है, जो हमने रख दिया है। लिखा है आवश्यक समायोजन कहाँ लिखना है, साझेदारों के चालू खाते लिखना है, यानी जो डिफरेंस आएगा उसको नाम क्या लिखोगे, चालू खाते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का नाम क्या हो जाएगा, चालू खाता। उस डिफरेंस का नाम क्या हो जाएगा, चालू खाता। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं चालू खाता। क्लियर है, समझ में आया। तो ये ना हमारा पूंजी खाता भी क्लोज हो गया। अब हमारा नीचे रोकड़ खाता दिया है, तो रोकड़ खाता तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है क्योंकि डिफरेंस एक ही साइड आने वाला है। तो यहाँ पे कितना 549 यानी 96,000 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे शेष आगे ले गए। अब मैंने कहा था कि पूंजी खाते का जो रकम होता है उसको लिखना भाई टेक्निक है। तो देखो जो शेष आगे लाए पूंजी में है वो तो तुम्हें पता डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ पूंजी के तौर पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पूंजी खाता। क्या लिखूंगा, पूंजी खाते या पूंजी खाता। पार्सवी, अनेरी और हेंसी तीनों का टोटल मुझे पता है 1,80,000 आएगा, और रकम भी मुझे पता है 60,000 है, 80,000 है और 40,000 है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। असली जन्म है वो चालू खाते वाले नाम का है। उसका मैंने तुम्हें क्या समझाया था, मैंने समझाया था बस क्या करना है, उठाकर नीचे ले चलो। उठाकर नीचे ले चलो मतलब जैसे जो इधर है उसको नीचे इसके ऐसे खाते में लिख देना, और जो इधर है उसको ऐसे नीचे उसके खाते में लिख देना। इसके नीचे कौन सा खाता, देखो ये एरो के नीचे चलो, एरो के नीचे चलते जाओ चलते जाओ, तो यहाँ पे पूंजी दायित्व है। ठीक है, और फिर इन दोनों एरो के नीचे चलते जाओ कौन सा, यहाँ पे संपत्ति लेना है। क्लियर है, यानी जो इस साइड होगा उसको पूंजी में और इस साइड होगा संपत्ति में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चालू खाता, चालू खाता, और ब्रैकेट में नाम क्या लिख देंगे, पार्सवी का, क्योंकि यहाँ पे पार्सवी का ही आया था। और कितना रकम आया था, 47,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखेंगे चालू खाता, लेकिन यहाँ पे दो का नाम आया है, एक अनेरी का, सॉरी एक अनेरी का, एक मिनट जो यार ये एक अनेरी का और एक हेंसी का। अनेरी का है 1,800 रुपए और हेंसी का है 20,000 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा 21,800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा है रोकड़ खाता, और रोकड़ खाता का जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था, 96,000 रुपए। फिर अगला काम क्या है, तुम्हें इसका टोटल करके खत्म कर देना है। तो टोटल करके खत्म करना है, तो यहीं पे मैं टोटल करके खत्म कर देता हूँ। ठीक है,
तो टोटल करके खत्म करते हैं, रकम चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले हम पूंजीदायित्व पक्ष का कर लेते हैं। तो 180 प्लस 47,000 प्लस 7,000 प्लस 8,400 प्लस 35,000 प्लस 39,900 और प्लस 3,500 रुपए। तो ये आ गया 3,20,800। कितना आ जाएगा? 3,20,800। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत IMP, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, कोई लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। ओके, 21,800 और आपका ये 96,000 और यहाँ पे भी आ गया 3,20,800 रुपए। ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन और यहाँ पे हमारा टोटल भी मैच हो गया। इसका मतलब हमारा सवाल 100% राइट है। और देखो जो भी कैलकुलेशन है, सारे कैलकुलेशंस मैंने ढंग से सॉल्व करके लिख दिया है। बस अंतर इतना है कि मैंने जहां जरूरत मतलब जहां जगह रही वहीं लिख दिया, लेकिन तुम क्या करोगे, सबसे लास्ट में सॉल्व करोगे एक पेज में, ताकि सारे सॉल्यूशन एक साथ रहें। और यहाँ पे मेरा देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा बोर्ड की तरह है। और जैसे बोर्ड में होता है जहां पे जगह बचती है वहीं पे हम सॉल्यूशन करते हैं, पर नोटबुक में क्या तुम्हारे पास है, पेज अवेलेबल है। ठीक है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। 3 पेज में अपना खाता बना लो, बढ़िया से बड़ा बड़ा बनाना तो बड़ा बड़ा, ये तो 1.5 पेज में ही हो जाता, फिर अगला पेज जो तुम्हारा होगा सॉल्यूशन का हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इस सवाल में कोई भी डाउट रहता है तो मुझे बता देना। ओके, प्लस जो मैंने होमवर्क दिया याद रखना, एग्जांपल नंबर 27 सेम टू सेम, इसको ढंग से सॉल्व करना, जैसा मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना। बुक का सॉल्यूशन मत देखना, याद रखना है बुक का सॉल्यूशन तुम्हें नहीं देखना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है इतना? दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी किया करो, और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है, कमेंट का मतलब यहाँ पे क्या, जैसे क्लास में बोलते हो ना सर समझ में नहीं आया, आ गया सर, ठीक है, वैसे ही आपका ये कमेंट होगा, बाकी और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। जो भी है वो बता दिया करो, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको जरूरत है, जो नहीं भाई समझ पा रहे, जिनको कम समझ में आ रहा है, भले ट्यूशन स्कूल जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीख रहे हैं सीखे, जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान लपेट लिया करो। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।